खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मधुमेह के यानी डायबिटीज के बारे में। आज विश्व मधुमेह जागृति दिवस है। मधुमेह को डायबिटीज कहते हैं और आज हालात ऐसे हैं कि डायबिटीज घर घर की बीमारी बन चुकी है। डायबिटीज कोई गंभीर बीमारी नहीं, लेकिन इसमें लापरवाही घातक हो सकती है, लिहाजा इसकी जानकारी सबसे अहम है। आज मधुमेह जागृति दिवस पर हमारी कोशिश है कि आप इस बीमारी को समझें और इसे खुद से दूर रखें। और इसी को लेकर हमारे साथ एक्सपर्ट की एक टीम भी जुड़ी हुई है जो इस रोग पर आपके तमाम सवालों का जवाब भी देगी। Children's Hospital, what is your emergency? और देखिए हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक एक्सपर्ट की टीम। आपसे तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर श्यामा है, असिस्टेंट प्रोफेसर पटना एम्स से। डॉक्टर अनिल कुमार है, उपाधीक्षक पटना एम्स के ही। और डॉक्टर शैवाल गुहा डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन तमाम लोगों का स्वागत भी करूंगा मैं और सवाल भी पूछूंगा तमाम लोगों से। बहुत बहुत स्वागत आप तमाम लोगों का। सबसे पहले मैं डॉक्टर शैवाल गुहा आपके पास आना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा डायबिटीज आखिर क्या है, कितने प्रकार के डायबिटीज होते हैं? नमस्कार। डायबिटीज़ का अर्थ हुआ खून में चीनी का मात्रा जो बढ़ जाता है उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। मुख्यतः दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जी। टाइप 1 जनरली बच्चों में होती है जिसमें कि इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है, तो उसे हमेशा ज़िंदगी भर इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है बाहर से देने की। और टाइप 2 जो होती है उम्रदराज लोगों में बाद में 20-30 साल की उम्र के बाद होती है, जिसमें इंसुलिन बनता तो है लेकिन ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो दोनों ही क्षेत्र में ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस आगे आने लगते हैं। चलिए मैं डॉक्टर श्यामा आपके पास आऊंगा। क्या ये अनुवांशिक होता है? अनुवांशिक भी हो सकता है जी। जनरली जो टाइप 2 होता है वो अनुवांशिक होता है। अगर एक माँ बाप में किसी को है तो चांसेस है 40% चांस है कि वो बच्चों में होगा, और दोनों को अगर है तो 80% के आसपास चांस है कि बच्चों में होगा। बिल्कुल। तो देखिए टाइप 2 बेसिकली अनुवांशिक होता है। जी, ज्यादातर लोगों में जेनेटिक ये पहुंचता है, ये कहा जाता है। चलिए मैं डॉक्टर अनिल आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अनिल आपसे लोगों में जेनेटिक होता है। जी अनिल, डॉक्टर अनिल आपसे जानना चाहूंगा, डायबिटीज जो है किस उम्र में सबसे ज्यादा हो सकता है और किसको हो सकता है? जैसा कि हमारे को स्पीकर ने बताया कि डायबिटीज की दो टाइप्स, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 तो यूजुअली बच्चे में होता है जिसमें कि इंसुलिन बनता ही नहीं है, यानी कि ऑटो इम्यून की बीमारी की वजह से पेनक्रियाज वो इंसुलिन बना ही नहीं पाता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो है ये कॉमनेस्ट है सबसे ज्यादा। अगर आप किसी राज्य या किसी विश्व स्तरीय अगर बात करें हम, तो टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है। और ये 40 साल के बाद उन लोगों में होता है जिनका कि लाइफ स्टाइल जो है सेडेंट्री होता है और पेट पे मोटापा, यानी कि अगर आप उनका बॉडी मास इंडेक्स अगर कैलकुलेट करते हैं जी, तो ज्यादातर जो है ना उसकी एक तो बीएमआई एडवर्स रहता है, ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और पेट पे ज्यादा मोटापा होता है। यानी कि 40 साल के लोग अगर ज्यादा मोटा हो और सेडेंट्री लाइफ हो, बैठा हुआ हो, ऑफिशियल आदमी हो, घर पे ज्यादा बैठता हो या ऑफिस में ज्यादा बैठता हो, काम नहीं करता हो, तो ऐसे लोगों को ज्यादातर होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो देखिए डॉक्टर शैवाल जी, मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि ये बीमारी अब हर घर में फैल चुकी है। हर तीसरा शख्स है वो जुड़ा हुआ है डायबिटीज से या फिर उसे डायबिटीज की बीमारी है। राजेश हमारे एक कॉलर जुड़े हुए हैं पटना से। राजेश अपना सवाल कर सकते हैं आप। 2-3 सवाल है डॉक्टर अनिल से जो कि मैं पूछना चाहूंगा। मैं पटना से राजेश, और एज 37 है हमारा, और मैं लास्ट 2 ईयर से टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित हूँ। और मुझे दवा खिलाई जा रही है टेनीग्लिप्टिन 20 mg और ग्लूकोरोम M 1 ग्राम। सवाल क्या है आपका राजेश? सवाल हमारा ये है कि जो पैनक्रियाज के थ्रू जो इंसुलिन रिलीज होती है जी, और जब डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ तो वो मुझे पिल्स दिया जाता है। तो मेरा सवाल ये डॉक्टर अनिल से कि क्या पेनक्रियाज को रिपेयर नहीं किया जा सकता परमानेंटली? चलिए, हमारा ग्लूकोज लेवल रहता है 160 और 110। जी चलिए मैं पूछता हूं डॉक्टर अनिल,
क्या इसका जवाब देंगे? हाँ राजेश जी, ऐसा है कि टाइप 2 डायबिटीज में हमें ऐसे समझना होगा कि दो फैक्ट है जिस वजह से जो ग्लूकोज लेवल है हमारे शरीर में बढ़ जाता है। एक तो इंसुलिन की बात है, जो हम लोग शुरुआती दौर से ही अभी डिस्कशन शुरू किया कि इंसुलिन का नहीं बनना, और टाइप 2 में मुख्यतः इंसुलिन निकल रहा है, पेनक्रियाज इंसुलिन तो निकाल पा रहा है, लेकिन हमारा सेल्स जो रिसेप्टर्स है वो इंसुलिन को काम करने के लिए नहीं देता है, लॉक हो जाता है सेल्स, यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको, सेल्स का थेथरपन होना ऐसे समझिए, यानी कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है घट जाती है। और जहां तक पेनक्रियाज को रिप्लेसमेंट करने की बात है, जो बीटा सेल है पेनक्रियाज में जो हमारा इंसुलिन सेक्रेट कराता है, तो उसकी ट्रांसप्लांट होती है। रिप्लेसमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है, जो कि कुछ डेवलप्ड कंट्री कर रही है, हमारे यहाँ इंडिया में भी कुछ जगह पे हो रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को इस सवाल का जो मेन वास्ता है ये समझना चाहिए कि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। हम अगर डाइट को, एक्सरसाइज को अगर हम मुख्यता देते हैं, इसको प्राथमिकता देते हैं, तो हम मैक्सिमम पेशेंट 70 से 80% पेशेंट ठीक हो सकते हैं। और डाइट एक्सरसाइज के बाद कुछ ही लोग ऐसे हैं जिसको दवाई की जरूरत पड़ती है इनफैक्ट। तो बिल्कुल इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर है, उनका रुख कर लेते हैं। भागलपुर से रमन जुड़े हमारे साथ। रमन जी, अपना सवाल करें आप। सर मेरे बाबूजी को कोरोना हुआ था जी। तो उस टाइम शुगर लेवल 250 से 300 रहता था, और अभी जो है उनका डिस्चार्ज हुए 2 महीना हो गया, तो बिना खाए 100 रहता है और खाना खाने के बाद 150 रहता है। तो क्या कंट्रोल हो गया या खत्म हो गया? चलिए, मैं डॉक्टर शैवाल गुहा आपसे जवाब चाहूंगा इस सवाल का। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। कोरोना में प्राय हम लोग देखते हैं शुगर का मात्रा मरीजों में बढ़ जाता है। बहुत समय ऐसा देखा गया कि जिस मरीज को डायबिटीज नहीं भी हुआ हो लेकिन उनके जीन में शायद रहे, तो कोरोना के दौरान शुगर बढ़ जाता है। और जो डायबिटीज के मरीज हैं अधिकतर उनमें बढ़ा ही पाया जाता है। उसका प्रमुख 2 कारण है। पहला तो कोरोना में कभी कभी हम लोग स्टेरॉइड यूज करना पड़ता है, तो स्टेरॉइड के असर से डायबिटीज बढ़ता है। दूसरा, कोई भी बीमारी में पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज रहे तो उसमें शुगर बढ़ने की चांस रहती है, बॉडी का एक अपना रिस्पॉन्स है। और तीसरा, अभी पाया गया है कि कोरोना का जो वायरस है उसका भी डायरेक्ट असर है कुछ पेनक्रियाज पे, वो पेनक्रियाज को भी कुछ दिन तक उसको कमज़ोर करता है, जिसके चलते इंसुलिन का उस समय प्रोडक्शन कम जाता है और शुगर बढ़ता है। तो ये तो कारण रहा कोरोना का। लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी का शुगर का मात्रा जो बताया वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसीलिए आप चिंता नहीं करें। जो भी उनका शुगर बढ़ा था वो अभी ठीक है, नियंत्रित है। चलिए, बिल्कुल इनके भी सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर श्यामा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितना असर पड़ता है महिलाओं में डायबिटीज का, क्या असर पड़ता है? महिलाओं में जैसे दोनों में लगभग बराबर है, ऐसा कुछ अंतर नहीं है महिलाओं पुरुषों में जी। जिनका भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उनमें शुगर की मात्रा बढ़ी हुई मतलब मिल सकती है बाद में जो डायबिटीज हो जाएगा। बहुत बार जेस्टेशनल डायबिटीज होता है महिलाओं में, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही डायग्नोज होता है जी। और वो एक रिस्क फैक्टर होता है जो बाद में डायबिटीज या तो वो ठीक हो सकता है या एक रिस्क फैक्टर की तरह रहता है, जिसमें उनको स्क्रीन करना होता है हमें कुछ दिन पे, क्योंकि उनको डायबिटीज बाद में हो सकता है डेवलप हो जाए। बिल्कुल। तो महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। चलिए, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, मुंगेर से सुधांशु हैं। दोनों में सुधांशु जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी सर, मेरा सवाल है। हेलो जी, सवाल करें आप। हाँ, मेरा सवाल है सर कि हम 16 साल पुराना पेशेंट हैं सर जी। और हमको अभी इंसुलिन चल रहा है सर जी। मेरा सवाल है डॉक्टर अनिल सर से जी कि इंसुलिन का कोई विकल्प है क्या सर? चलिए, पूछते हैं डॉक्टर अनिल, क्या इंसुलिन का कोई विकल्प है, कोई ऑप्शन है? आप अगर बहुत मोटे हैं, अगर आप एक्सरसाइज आज भी नहीं कर रहे हैं,
अगर आपने डाइट मॉडिफिकेशन आज भी नहीं किया है तो आपसे निवेदन करता हूं और आप जैसे सारे लोगों से कि कृपया आप डायबिटीज के निदान जो कि मेडिसिन का जो पार्ट है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे इंसुलिन हो, उससे पहले आप दो चीज आप जितना भी ऑप्टिमम है जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे कि सप्ताह में एटलीस्ट 3 से 5 दिन 45 मिनट तक ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग या साइकिलिंग या जुम्बा या डांस या स्विमिंग, किसी न किसी तरह का व्यायाम एक्सरसाइज आप जरूर अपने दिनचर्या में शामिल कर लें, नंबर 1। नंबर 2, डाइट यानी कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, ये आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली, और आपको भी इसकी ज्ञान बढ़ा लेनी चाहिए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर हो सके तो निकटतम सरकारी अस्पताल में जाके डाइटिशियन से इसकी सलाह ले लें और अपना डाइट चार्ट अपने वजन के हिसाब से बना लें। अब आ जाइए तीसरा, मेडिसिन की पार्ट, इंसुलिन। अब ये देखना है कि आपके ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन A1C और बाकी सारा पैरामीटर्स देखने के बाद ये डिस्कशन की चीज है कि इंसुलिन को हम कैसे कम कर सकते हैं अगर डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी अगर शुगर बढ़ा हुआ रहता है तो। और हाँ, बहुत सारे अल्टरनेटिव है उसका, लेकिन परमानेंट अल्टरनेटिव तो हम पेनक्रिएटिक जो है बीटा सेल्स का उसका ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि अभी हमारे बिहार में तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ दिल्ली में होता है, हमारे एम्स न्यू दिल्ली में और बाकी कुछ जगह पे तो। लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है एज सच। मोर देन 99% केस में डाइट, एक्सरसाइज एंड ड्रग मॉडिफिकेशन। जी, तो चलिए, अगर आप ये करेंगे तो आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और कॉलर है पश्चिमी चंपारण से, राकेश जुड़े हैं। राकेश, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर, कुछ दिन पहले 18 फरवरी को सर एक्सीडेंट हो गया था जी, जिससे स्पाइनल में चोट लग गया था सर। बेड पे पड़े पड़े मैंने हम पिछले महीने को 23 तारीख को जांच कराए तो सर डायबिटीज मेरा खा के 309 था और बिना खाए हुए 405 था सर। तो क्या वो कम हो सकता है या उसके लिए हमेशा दवा लिया जाएगा कि इसके वजह से सोए पड़े रहने से, जैसे 3 महीना बेड पे था सर मैं जी, तो इसके वजह से कहीं डायबिटीज कोई दवा लेने से बढ़ गया था कि या ऐसे था, वही जानकारी लेना। चलिए, मैं डॉक्टर श्यामा आपसे जवाब चाहूंगा, क्या बेड में पड़े रहने से, दवाई लेने की वजह से इनका बढ़ गया शुगर लेवल या डायबिटीज बढ़ गया है? अब आपको चोट लगने के बाद क्या दवाइयाँ पड़ी थी उस पे देखना। अब आप अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल स्टार्ट कर चुके हैं अगर, तो हो सकता है कि बाद में आपका शुगर लेवल नॉर्मल भी हो जाए। अभी आपको हो सकता है दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप एक्चुअली ज़्यादा बीमार हो तब उस वक्त हम लोग इंसुलिन देते हैं, बाद में उसको हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे रख सकते हैं, गोली दे सकते हैं। एंड अगर सिर्फ लेटने की वजह से, अगर मतलब ज़्यादा दिन सेडेंट्री रहने की वजह से अगर ब्लड शुगर बढ़ गया है तो हो सकता है बाद में वो ठीक हो जाए, कुछ महीने, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, या एनुअली चेक करेंगे। अगर ब्लड शुगर लेवल आपका नॉर्मल होने लगेगा तो वो अपने आप दवाइयाँ बंद हो जाएगी। बट बहुत बार ये सब रिस्क फैक्टर्स में होता है, आप पहले से प्रीडिस्पोज्ड हैं और उसके बाद अगर आपका डेवलप किया है तो हो सकता है आपको दवाइयाँ लगातार खानी पड़े। चलिए, बिल्कुल। मैं सवाल जो मेरा है डॉक्टर शैवाल गुहा आपसे एक बार, कि लोग अक्सर बहुत कुछ सोचते हैं डायबिटीज को लेकर कि शायद उन्हें होगा, शायद उन्हें नहीं होगा, लेकिन क्या लक्षण है डायबिटीज के जिससे लोग आसानी से समझ सके कि अब उन्हें परहेज करना है, उन्हें दवाई लेनी है? बहुत सही सवाल पूछा आपने, जो जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो लकड़ी के घून की तरह है, शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर सकता है लेकिन बाहर से कुछ पता नहीं चलता। और अगर सच मायने में बोला जाए तो डायबिटीज़ का कोई फिक्स लक्षण नहीं है जिसे देख के हम बताएं कि हाँ इनको डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ में जनरल हेल्थ डिटेरियोरेट करता है, वज़न कमने लगता है, प्यास ज़्यादा लगता है, पेशाब ज़्यादा होने लगता है। तो कुछ इस टाइप के नॉन स्पेसिफिक लक्षण हैं जो कि अन्य बीमारियों में भी पाए जाते हैं, लेकिन वैसे मरीज में हमें दिमाग में रखना होता है कि ये डायबिटीज़ भी हो सकता है और उसका जांच कराना आवश्यक है। और रही बात इसका, और दूसरी बात है कि इंडिया में डायबिटीज़ इतना कॉमन है, अब तो इसको डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है हमारे देश को। तो हमारे देश में कोई भी मरीज को अगर उस टाइप के सिम्टम्स, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हो कि प्यास ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा हो रहा है,
अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, कोई और कारण नहीं नज़र आ रहा है, वज़न कमने का, कमज़ोरी होने लग रही है, मसल मास उनका कम रहा है, तो हमें हमेशा उसका शुगर का जांच करना चाहिए। वो खानदानी नहीं भी हो सकता है। कई बार मरीज़ हमसे पूछते हैं कि हमारे तो 7 पुरुष में किसी को नहीं है डायबिटीज़, हमको कैसे होगा? तो ऐसी बात नहीं है कि डायबिटीज़ हमेशा खानदानी होगी। हो सकता है आपके 5 पुरुष में किसी को नहीं हो, लेकिन आपको हो सकता है। दूसरी बात है कि कोई इसका फिक्स लक्षण नहीं है। जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, और वो खानदानी नहीं भी हो सकता, ये बहुत जरूरी बात है। ये कई तरह की भ्रांतियां हैं लोगों में डायबिटीज के संबंध में। एक है कि ये खानदानी होना, परंपरा के घर में किसी को नहीं है, हमको कैसे होगा जी। दूसरा है कि हमको कम उम्र में डायबिटीज कैसे होगा, ज्यादा उम्र का चीज है, इसलिए बहुत समय टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में है वो मिस हो जाता है, उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तीसरा भ्रांति, जैसे अभी पिछले सवाल में हमने पूछा, इंसुलिन लेके है, लोग इंसुलिन के नाम से ही डरते हैं। तो ये मैं बता दूं अपने श्रोताओं को कि इंसुलिन डायबिटीज का सबसे सेफ दवा है। वही एकमात्र दवा है जो कि दवा नहीं है, बॉडी का नॉर्मल हार्मोन है जो कि ऊपर वाले ने बनाया है हमारे शरीर में ठीक रखने के लिए, हर जीवित प्राणी के शरीर में रहता है। और ये लॉन्ग टर्म तक देने से भी इंसुलिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। बिल्कुल। एक ही उसका ड्रॉबैक है कि ये इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है, लेकिन यही एकमात्र दवा है जो कि साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए, एक कॉलर है के रोगी को जब डॉक्टर शैवाल, एक कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर माफ कीजिएगा, राजेश हैं पटना से। राजेश, क्या सवाल है आपका? आप सवाल कर सकते हैं। सवाल से हमारा सवाल है सर कि 37 ईयर्स ओल्ड हूँ और लास्ट 2 ईयर से टाइप 2 हूँ और एक हल्की मेडिसिन दी जाती है मुझे, ग्लूकोरम एम और टेनीप्राइड 20 जी सुबह शाम। तो मेरा सवाल है सर कि ये मेडिसिन क्या मैं फार्मा इंडस्ट्री के चंगुल में हमेशा फंसा रहूंगा या फिर इन दवाइयों से मुझे रिलीफ मिलेगी? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल किया डॉक्टर अनिल। ये तमाम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ताउम्र उन्हें इसके लिए दवा लेनी पड़ेगी डायबिटीज के लिए, क्या अभी उससे बच भी सकते हैं? ये सवाल हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं। राजेश जी, बहुत अहम सवाल उठाया और आज इस सवाल से पहले मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि पूरे वर्ल्ड में 422 मिलियन लोग, अभी जो रिसेंट डेटा है, इतने लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं और हमारे भारत देश में 77 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। तो इस बीमारी को इनफैक्ट अब बीमारी लोग कह भी नहीं रहा है, यानी कि आपकी खराब जीवन शैली अगर बहुत दिन तक रही है तो उसका मैनिफेस्टेशन है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ जा रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो ये बार बार बहुत सारे सवाल के तहत मैं बताया हूं और फिर से मैं बताना चाहूँगा और जागरूक करना चाहूँगा सब लोगों को कि निश्चित रूप से अगर आप अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ और अपना डाइट को कंट्रोल कर लें और एक्सरसाइज बढ़ा दें। लोग होता क्या है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता है और वो सोचता है कि कोई ऐसी मेडिसिन हो जो खाएं और मेरा डायबिटीज ठीक हो जाए। ये संभव नहीं है। संभव अगर कुछ है तो आप 1.5-2 घंटे प्रत्येक दिन अपने लिए वक्त निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज का क्लाइमैक्स जो है यही है कि जब तक आपको पसीना ना चले उस लेवल तक आपको कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर आप ये लगातार 2-3 महीने करके देखिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम लें, प्रोटीन ज़्यादा लें, दलिया खाएं, बाकी आपके बहुत सारे चीज़ घर के नुस्खे हैं जैसे कि करेला का सब्जी है, जामुन है, इस तरह के पदार्थ का सेवन करें। चावल या वो आलू टाइप की चीज़ या जैसे दूध और चीनी वाली चाय, ये सबसे वर्जित रखें। तो निश्चित रूप से आप जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवा के चंगुल में लोग फंसे हुए हैं उससे निकल सकते हैं और उससे निकलने का यही एक रास्ता है, बाकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चलिए, एक बहुत सही जवाब भी दिया आपने। अब शायद लोग समझ पाएंगे कि कैसे दवाओं से बचना है, क्या उनके नियमित दिन में क्या उनको एक्सरसाइज करना है, क्या उनका दिनचर्या होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज के बाद उन्हें ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, लेकिन जिन्हें डायबिटीज होता है वाकई उन्हें क्या दूसरी बीमारी का खतरा ज्यादा होता है? कौन सी बीमारी है जो उन्हें डायबिटीज होने के बाद हो सकती है? हाँ, और डायबिटीज़ अपने आप में एक कंडीशन ऐसी है जिससे बाकी शरीर सर से लेके पैर तक अफेक्ट होता है जी। उसमें हार्ट अफेक्ट हो सकता है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसमें आपकी किडनी अफेक्ट हो सकती है तो किडनी की डिजीज़ होने की चांसेस ज़्यादा हैं।
फिर उसमें आपके नस इफेक्ट हो जाते हैं, तो न्यूरोपैथीज कहते हैं। तो सर से लेके पांव तक स्ट्रोक हो सकता है। जो कार्डियोवैस्कुलर जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो सब उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होंगे। तो अगर ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल रहता है और जितने समय तक ज़्यादा रहता है तो उसकी वजह से तो फिर ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो फिर सारे कॉम्प्लिकेशंस जल्दी होते हैं। बिल्कुल, चलिए जल्दी होते हैं और ज़्यादा होते हैं। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, अरुण कुमार सिंह है सोनपुर से। अरुण जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, हेलो जी, सवाल करें आप। हमको इंसुलिन 2004 डायबिटीज 2004-5 से जी, हम मेहनत भी करते हैं और अभी दवा हम जेमिनोर M2 और एक ग्लोपिन सवेरे खाली पेटे खा रहे हैं तो जी। भी हमको आराम नहीं हो रहा। अभी 240 है, जबकि प्रतिदिन 3 से 4 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं, शाम में शाम सवेरे नहीं। जी, हाँ, तो भी है। और खान पान में हमारा चावल उवल नहीं है, ना आलू भी हम खाते हैं, न चावल खाते हैं, मीठा कोई चीज नहीं। सिर्फ रात में दूध के साथ रोटी 2-4 ठो खा लिए, दिन में दाल रोटी खाते हैं, हरा सब्जी। जी, हाँ, चलिए मैं सवाल पूछता हूं। डॉक्टर श्यामा, आप बता पाएंगे कि ये तमाम चीजें कर रहे हैं, डॉक्टर अनिल ने जो बातें कही कि भाई आप खाने में आप परहेज करें या फिर आप मेहनत करें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इनका डायबिटीज कम नहीं हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? इंडिया में बहुत ही कॉमन है लीन डायबिटीज मेलाइटस भी, मतलब पतले लोगों में भी या जो कि एक्टिव रहते हैं उनमें भी डायबिटीज। तो ये में भी जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, ऐसे लोगों में ज़्यादा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है। तो अगर इनका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम उनकी दवाई को बढ़ाएं या फिर हो सकता है इनको इंसुलिन की कमी इतनी है कि मतलब हम दवाइयों से नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको इंसुलिन के बारे में सोचना पड़ेगा। इंसुलिन की डर की वजह से बहुत बार इंसुलिन लोग शुरू नहीं करते हैं, बट बहुत सारे लोगों में इंसुलिन के बिना डायबिटीज़ कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो क्योंकि शायद उनमें इंसुलिन बीटा सेल्स जो हैं इतने डैमेज हो चुके हैं कि हम दवाई से उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमको बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ेगा। तो इनको अब इंसुलिन के बारे में सोचना पड़ेगा और इनको इंसुलिन के लिए अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार करना होगा। इंसुलिन बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, लोग अपने से ले लेते हैं और थोड़े से ट्रेनिंग के बाद लोग खुद अपना शुगर और इंसुलिन को मैनेज आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं डॉक्टर शैवाल आपके पास आऊंगा। अभी अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको शुगर है तो शुगर फ्री लीजिए, जो बाजारों में प्रचलन में है, क्या वाकई शुगर फ्री? एक सब कॉलर उनका सवाल ले लेते हैं। अजय पटना से जुड़े हैं। अजय, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो, सवाल करें आप अपना। जी सर, ये पूछना था सर, अभी मैं 2-3 दिन पहले ही शुगर का जांच करवाया था। हेलो जी, अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर लें तो आपकी आवाज बेहतर आ पाएगी। टीवी के वॉल्यूम को कम कर लो। जी सर। जी, हाँ, सवाल सर, करें आप। अभी 2-3 दिन पहले सर मैं एक डायबिटीज का जांच करवाया था। 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था जी, तो उसमें फास्टिंग में मेरा 74 ही है, लेकिन खाने के बाद हमारा 148 है। तो क्या इसमें कोई घबराने की बात नहीं ना? चलिए डॉक्टर शैवाल क्या जवाब देंगे? अजय जी, खाने के बाद 148 है तो ये बॉर्डर लाइन है, तो अभी तो फिलहाल घबराने की बात नहीं है, लेकिन नज़र रखने की बात है, उस पर नज़र रखिएगा। अभी फास्टिंग बिल्कुल नॉर्मल है आपका, खाने के बाद वाला बॉर्डर पे है, तो इस टेस्ट को महीने 1.5 महीने बाद फिर रिपीट करके देखिएगा। और जैसा कि पहले डॉक्टर अनिल ने बताया और कि इसमें सबसे बड़ा योगदान है डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज का, तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, कम से कम आधा घंटा हफ्ता में 5 दिन रेगुलर वॉक, ब्रिस्क एक्सरसाइज वो करें, डाइट कंट्रोल करें, चावल रोटी का मात्रा, कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा कम, प्रोटीन का मात्रा बढ़ा दें और स्वास्थ्य नियमित समय पे खाना खाएं। ये सब जो लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग दूर करें तो हो सकता है आपको आगे चल के डायबिटीज़ हो नहीं, लेकिन अगर ना करें तो आगे चल के ये शुगर बढ़ सकता है, इसीलिए उसको ध्यान पे रखें। टेस्ट को 1-1.5 महीने बाद रिपीट कराएं। बिल्कुल, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े जमुई से पंकज हैं। पंकज, आप अपना सवाल कर सकते हैं।
मैं पंकज कुमार झा बोल रहा हूँ। जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे भी डायबिटीज है, लेकिन खाने के पहले हम ब्लड शुगर चेक करते हैं तो वो हमारा आता है 161, और खाने के बाद वाला चेक करते हैं तो उसमें आता है 288, वो करीबन 130 के करीब बढ़ता है। और हम दवाई जो खा रहे हैं वो ये ग्लिनिस्टार PM1 और टेलवास 40 ये बीपी के लिए भी खा रहे हैं, तो क्या कर, लेकिन घटता नहीं, क्या करना है वो पूछना चाहते हैं सर। चलिए मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं। डॉक्टर अनिल, आपसे जवाब चाहूंगा मैं। पंकज जी, जो आपका केस प्रेजेंटेशन है, हमें लगता है कि डाइट, एक्सरसाइज और जो मेडिसिन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज ऑप्टिमम कर रहे हैं और इसके बावजूद भी आपका पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद अगर ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो थोड़ी सी दवाई की जो है मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा डॉक्टर गुहा से कि क्या इनका ड्रग अभी टेलीफोनिकली इस माध्यम से हम लोग मॉडिफाइड कर दें या इनको सजेस्ट करना चाहिए किसी नज़दीकी अस्पताल में आने के लिए? हाँ, तो वो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब से दिखाई रहे होंगे। मेरे को लगता है कि आप किसी नज़दीकी डॉक्टर जिन्होंने आपको दवाई लिखा होगा ना, आप उनके पास थोड़ी सी दवाई को टाइट्रेट करवा लो। कोई डोज को बढ़ाना घटाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका खाने के बाद जो रेस्ट रह रहा है निश्चित रूप से इसको कम करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, फिर कहूँगा कि डाइट और एक्सरसाइज आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर ड्रग की ज़रूरत है तो आपको जो डॉक्टर देख रहे हैं उनसे आपको कंसल्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल जो मैं डॉक्टर शैवाल गुहा से लेना चाह रहा था। शैवाल जी, अक्सर शुगर फ्री की बात होती है, क्या वाकई शुगर फ्री कारगर है? देखिए, शुगर फ्री जो है वो भी एक केमिकल है, अलग अलग था। पहले शुरू में सुक्रालोज आया, एस्पर्टेम सबसे पहले आया था, फिर सुक्रालोज आया, अभी स्टीविया नाम का एक प्लांट है उसके पत्तों से बन रहा है। तो जो भी है वो बेसिकली उसका उद्देश्य यही है कि मिठास उतना ही करे लेकिन कैलोरी कम प्रदान करे। लेकिन कितना भी हो वो एक अलग केमिकल तो है ज़रूर। इसीलिए अगर बगैर मिठास के नहीं कोई खा सकते हैं तो ज़रूर चीनी के बदले शुगर फ्री ले सकते हैं। लेकिन हमारा सलाह यही रहेगा कि उसका मात्रा मिनिमम रखें, और अगर उसके बगैर ही आदत बना ले, फीका खाने का ही स्वाद डेवलप कर ले, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। एक कॉलर है अरवल से, सत्यपाल हमारे साथ जुड़े। सत्यपाल जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मेरा पूछना है ना कि मेरी माँ बीपी का पेशेंट है, मेरी माँ को बीपी हाई हो जाता है जी। उस वक्त में मैं अपनी माँ को कोविड का वैक्सीन लगा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं? चलिए, आज हम डायबिटीज की बात करें, लेकिन जवाब आपको मिलेगा। डॉक्टर अनिल बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा कैंपेन किया, बहुत सारा यूट्यूब बनाया, न्यूज़ 18 भी ने बहुत इनिशिएटिव ली कि वैक्सीन किन लोगों को लेनी है, किन लोगों को नहीं लेनी है। फिर मैं इस माध्यम से मैं सबको जागरूक करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन, चाहे आप डायबिटीज से ग्रसित हों, चाहे ब्लड प्रेशर से ग्रसित हों, चाहे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी फेलियर हो, हर तरह के लोगों को बढ़ चढ़ करके इस टीकाकरण अभियान में भाग लेनी चाहिए और लेना है, और ये सेफ है। कुछ ही लोग हैं जिनको हम वैक्सीन लेने के लिए मना करते हैं, जिसको कि बिल्कुल इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज है, यानी कि ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम उसका काम ही नहीं कर रहा है। तो ये डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वाले सबसे ज़्यादा लोगों का ये भय है और उलझन है कि हम लें कि ना लें। बेहिचक लीजिए और कोई इसमें डरने की बात नहीं है। चलिए, इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं आऊँगा डॉक्टर श्यामा आपके पास। एक जवाब सवाल का जवाब मुझे चाहिए। ये आयुर्वेदिक दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, अक्सर जो दवा डॉक्टर से दिखा रहे हैं उसके अलावा आयुर्वेदिक दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या दोनों दवाएं एक साथ ले सकते हैं, या फिर डायबिटिक में आयुर्वेदिक दवा ज्यादा अच्छा काम करेगी? आयुर्वेदिक दवाओं का है कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन या हमारी दवाओं के इंटरैक्शंस के बारे में जानकारी आयुर्वेदिक दवाओं में लिखी है जी, तो लेने में कोई बहुत हर्ज नहीं है। बट अक्सर ये होता है कि हमें पता नहीं होता है कि आयुर्वेदिक दवा में एग्जैक्टली क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं। बहुत मल्टीपल दवाइयाँ होती हैं उसमें, कोई एक दवाई नहीं होती है उसमें जी। तो
अगर कोई एक दवा मतलब कॉम्बिनेशन दवा ले रहे हैं तो इंटरेक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं कोई भी दवा से, और जिसकी जानकारी हम लोग को होती नहीं, क्योंकि हम दोनों का आपस में कोई स्टडी नहीं हुई है कि उसके साथ वो दिया तो फिर क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं। और शुगर तब भी आपको है कि सारी जांचें जो हैं, शुगर लेवल आप अगर सिर्फ आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो भी आपका शुगर लेवल करेक्ट होना चाहिए। और हर जो हम लोग जांच कराते हैं जनरली सारी जांचें साल में एक बार डायबिटीज को प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, साल में एक बार। बिल्कुल। और हर 3 महीने पे कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए डॉक्टर के पास जाना होता है, जो फुल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल जो हम करते हैं, फुट एग्जामिनेशन। तो बाकी डायबिटिक केयर तो स्टैंडर्ड डायबिटिक केयर तो मेंटेन करना ही है। आयुर्वेदिक तो खाली रिप्लेस करता है आपके ड्रग्स को, लेकिन उस ड्रग्स का हमें जानकारी नहीं है कि क्या इंटरेक्शन, तो साथ में लेना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, लेकिन उसके बारे में उससे ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर सहवाल, अक्सर कई लोग ऐसा सवाल भी पूछते हैं और अक्सर हम लोगों से भी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि क्या शराब पीने वाले जो डायबिटिक होते हैं, क्या शराब का असर भी पड़ता है, उनमें नुकसान होता है जो डायबिटिक है उनको? जी, बहुत रिलेवेंट सवाल पूछा आपने। समाज में जब रहते हैं तो हर बीमारी पे हर एक चीज़ का प्रभाव का हमें जानकारी होना चाहिए। डायबिटीज़ में शराब का भी प्रभाव होता है, तंबाकू का भी प्रभाव होता है, दोनों का होता है। तो शराब पे अगर आए तो शराब के बारे में बोला जाता है कि डायबिटीज़ या हेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या नैश जो स्टेटो हेपेटाइटिस बोलते हैं, मैंने वो सब डेवलप करने के लिए 30 ग्राम से ज़्यादा पर डे से ज़्यादा शराब लेने पे उसको इमीडिएट डैमेज होता है। तो वो मिला जुला के वो आता है, जो आपका हार्ड लिकर है उसका 1 पैक 1.5 पैक के करीब आता है, कि उतना जो मात्रा है उससे ज़्यादा लें तो वो लिवर को डैमेज करता है। तो ये तो हुई डैमेज की बात। लेकिन अगर शराब हम 5 ml भी लेते हैं तो वो शुगर, उसमें कैलोरीज रहती है जो कि शुगर को बढ़ाता है जी। तो ज़्यादा मात्रा में लेने पे वो डायबिटीज़ के मरीज में वो लिवर को डैमेज कर रहा है। 1 पैक से ज़्यादा अगर डेली कोई लेते हैं हार्ड लीकर का तो वो लिवर को डैमेज कर रहा है। उससे कम मात्रा में दे तो शायद वो लिवर को डैमेज ना करे, लेकिन कैलोरीज वो ज़रूर दे रहा है, जो कि हम कैलोरीज चावल रोटी से लेते हैं। तो अगर आधा पैक कोई लें तो वो करीब करीब 1-2 रोटी एक्स्ट्रा खाने के बराबर कैलोरी जा रहा है। तो वो कैलोरी जो है वो बॉडी में एक्स्ट्रा लोड जा रहा है, जिससे कि वो जमता जाएगा और इंसुलिन का खपत को बढ़ाएगा। तो उस एस्पेक्ट से वो भी नुकसान करता है। इसीलिए किसी भी रूप से शराब जो है डायबिटीज़ में थोड़ा सा ओवरलोड करता है लिवर को। और केवल शराब नहीं, जब आपने ये सवाल पूछा तो मैं बाकी चीज़ों पे भी आऊँ। तंबाकू का भी, जो कि बिहार में आम तौर पे जो हम लोग मरीजों से देखते हैं, किसी से पूछे कि आप कोई नशा करते हैं तो जवाब आता है नहीं, कुछ नहीं करते हैं सर, थोड़ा खैनी लेते हैं लेकिन कोई नशा नहीं करते हैं। तो खैनी तंबाकू को हमारे यहाँ लोग उसको नशा नहीं मानते हैं, बहुत लोग आम जनता में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में लोग। तो उनको ये बता दें कि तंबाकू किसी भी रूप में शरीर में प्रवेश करे, वो चाहे खैनी हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुल हो, जर्दा हो, किसी भी रूप में करे, वो नुकसान सेम करता है। नुकसान उसका नस पे होता है, नुकसान उसका हार्ट पे होता है, नुकसान उसके बाकी अंगों पे होता है, और वो नुकसान सेम होता है। तो डायबिटीज़ में, ऐसे भी डायबिटीज़ के मरीज में नस का डैमेज और हार्ट का डैमेज का चांस ज़्यादा रहता है, न्यूरोपैथी का, जैसा कि मैडम ने बताया जी। तो साथ में अगर तंबाकू भी वो ले तो नस का डैमेज और हार्ट का डैमेज होने का खतरा एक कॉलर है, तो सवाल जी, कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। सुधांशु है हाजीपुर से। सुधांशु जी, क्या सवाल है आपका, पूछ सकते हैं आप। सुधांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सुधांशु जी नहीं जुड़ पाए हैं, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। डॉक्टर अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वजन भी बढ़ता है क्या डायबिटीज में? ऐसा लोगों की सोच है कि शायद वजन ज्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज में देखिए, ये दोनों इसका पहलू है। अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों में अचानक वजन कम होता है, लेकिन डायग्नोसिस से पहले यूजुअली जो पेशेंट हम लोगों को प्रेजेंट करता है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज वाले, ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं। और मोटापा की बात पहले भी जैसा बताया कि उसकी जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जिसको पेट का मोटापा कहते हैं, वो पेट ज़्यादा निकला हुआ रहता है। ऐसे लोगों को, और 40 साल से ज़्यादा अगर है, सेडेंटरी लाइफ है, तो ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल रहता है कि डायबिटीज उसका हो, अगर आप उसका ब्लड शुगर अगर रेंडमली चेक कर रहे हैं ऐसे लोगों का तो।
तो ये दोनों चीजें आप बता रहे हैं, या मोटापा भी हो सकता है, दुबलापन भी। खतरनाक कौन सा होता है डॉक्टर अनिल, या अचानक मोटा हो जाना या फिर दुबला हो जाना? दुबला यूजुअली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो ज्यादातर लोग पतले होते हैं, लेकिन मोटापा वाला कोरिलेशन डायबिटीज से बिल्कुल अन्योन्याश्रय संबंध है जी। मोटापा और डायबिटीज एकदम एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। क्योंकि बीइंग ए सर्जन मैं बैरेटिक सर्जरी भी करता हूं, तो बैरेटिक सर्जरी की मोटापा की सर्जरी, तो मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा कि जितने भी मरीज जो मोटे लोग आते हैं हमारे पास, उनको सर्जरी से पहले हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं 6 महीने तक, और वो टोटली फोकस्ड होता है डाइट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसके स्टोमक को हम लोग काट देते हैं, पतला ट्यूब बनाते हैं। तो उसका अगर हम डाइट मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो उसका स्टोमक जो है वो चूंकि पतला हो जाता है, वो हमारा स्टिच लाइन जो है फट सकता है। तो बताना चाहूंगा कि वो 6 महीने के अंदर ये सारे मोटे लोगों का बिफोर सर्जरी ही जो ब्लड शुगर है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो इतना डायरेक्ट कोरिलेशन है, और ज्यादातर पेशेंट बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो डाइट हमने उसका रेस्ट्रिक्ट किया, उसको जितने भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट चल रहा था, इंसुलिन चल रहा था, वो सारे से उसको मुक्ति मिल जाती है। एक तो कॉलर है डॉक्टर अनिल, वापस आऊंगा आपके पास। डायरेक्ट कोरिलेशन एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। गोरखपुर से पंकज जुड़े हैं। पंकज जी, अपना सवाल करें आप। सर, मुझे लगभग 1 साल से जी डायबिटीज है जी। वो स्टार्टिंग में रहता था 125 से 130 से लेके और 170, 75, 80 तक। तो हमें क्या करना चाहिए सर? क्योंकि मेरा जॉब जो है वो बैठने वाला है, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ जी। मेरा जॉब बैठने वाला है 10 से मोटा मोटी 8 बजे तक। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? चलिए डॉक्टर सवाल ये जवाब अगर आप दें तो बेहतर होगा। हाँ, इसमें राजेश जी के सवाल में ही उनका जवाब है। पंकज जी का, सॉरी। पंकज जी ने खुद बताया कि उनका जॉब बैठा बैठी वाला है, 10 से 8 तक बैठते हैं, और शायद यही वजह है कि जितना एक्सरसाइज कैलोरी उनको जलाना चाहिए एक्सरसाइज करके जी, उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डायबिटीज़ के हाई रिस्क ग्रुप में तो ज़रूर हैं। तो उसका सीधा चीज़ है जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले आधे 1 घंटे से, कि इसमें सबसे ज़रूरी है नियमित एक्सरसाइज और नियमित आहार। तो इनको कम से कम एक्सरसाइज जो मिनिमम हमने बताया कि आधा घंटा पर डे करके हफ्ते में 5 से 7 दिन ये रेगुलर एक्सरसाइज करें। जब भी ये टाइम निकाले, सुबह शाम किसी भी समय, एक्सरसाइज का ऐसा कोई निर्धारित टाइम नहीं है, लेकिन नियमित एक्सरसाइज करेंगे तो उनका आधा बीमारी तो उसी से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो उनके सवाल में ही उनका जवाब था, और वो खुद समझ भी रहे हैं, इसीलिए आधी बीमारी तो सॉल्व हो गई। चलिए, मैं एक सवाल डॉक्टर श्यामा आपके पास आऊंगा, आपसे पूछूंगा। एक कॉलर जुड़ गया, रुकिए, उसके बाद आपसे सवाल को। दरभंगा से पंकज जी जुड़े हुए हमारे साथ। पंकज, क्या सवाल है आपका? वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद आप सवाल पूछे तो आपकी पूरी बात हम तक पहुंच पाएगी। जी प्रणाम जी, सवाल करें आप। जी जी, मेरा लड़का 30 साल का है जी। उसका फास्टिंग में एक बार जांच कराए थे तो 110 था जी, और उसको खाने के बाद लगभग 20 था जी। क्या इसमें कोई घबराने की बात है, या क्या कुछ परहेज करें, कैसे क्या उसका लाइफस्टाइल को रखें? चलिए डॉक्टर श्यामा, आप जवाब दें। ठीक है इनके बच्चे का, तो उनके घबराने की कोई बात नहीं है। तो बेहतर है, इनको घबराने की जरूरत नहीं है। 2 चीजें डॉक्टर श्यामा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुगर लेवल कम होना, शुगर लेवल ज्यादा होना, मतलब क्या करना चाहिए? अगर ज्यादा बढ़ जाए, कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर ज़्यादा हो रहा है, डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए शुगर लेवल फास्टिंग 126 या 126 से ज़्यादा अगर है तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं, और उससे कम है तो उसको हम लोग इम्पेयर्ड टॉलरेंस कहते हैं। उस वक्त मतलब ज़्यादा रोल डाइट और एक्सरसाइज का है जी। और अगर खाने के 2 घंटे बाद का अगर शुगर लेवल 200 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ कहते हैं जी। तो अगर डायबिटीज़ नहीं है, इम्पेयर्ड टॉलरेंस है, वैसा शुगर बढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा रोल डाइट का हो जाता है और एक्सरसाइज का हो जाता है। और एक्सरसाइज का है कम से कम आधे घंटे डेली, कम से कम सप्ताह में 5 दिन, इतना तो करना ही चाहिए। और उसके अलावा ज़्यादा कोई कर सकता है तो अच्छी बात है।
डाइट में है कि हमें कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करना चाहिए, जितने रिफाइंड फूड हैं उनको कट डाउन करना चाहिए। जो मार्केट में पैकेज्ड फूड मिलते हैं उनको कम करना है। बाकी सब्जी और फल की मात्रा बढ़ानी है। तो ये सब शुगर लेवल जो बीच में इम्पेयर टॉलरेंस है उसको करेक्ट करेगा, और अगर थोड़ा बढ़ा भी है शुगर लेवल तो हो सकता है उसको भी इनिशियली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक कॉलर है हमारे साथ, दानापुर से शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी, मेरा सवाल ये था कि अगर किसी बुजुर्ग को डायबिटीज है तो क्या ये उनमें कंट्रोल हो सकता है या फिर ठीक हो सकता है? कितनी उम्र आप बता दें। लगता है फोन उनका कट गया है। डॉक्टर अनिल, जवाब आपसे चाहूंगा। बुजुर्ग है कोई और उनको डायबिटीज है, ये कंट्रोल हो सकता है? हाँ बिल्कुल। हाँ शुभम जी, शुभम को मैं बताना चाहूंगा कि ये डायबिटीज इसीलिए तो हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं जी। इनफैक्ट इसमें जो की मैसेज है जो हर किसी को समझना चाहिए, इसमें पहला चीज है जागरूकता। क्योंकि डायबिटीज में जैसा कि डॉक्टर गुहा ऑलरेडी बताए कि ये कोई सिम्टम्स लेके नहीं आता है। मरीज को अचानक अगर ऑपरेशन कराने आता है और हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन अगर उसका करते हैं तो देखते हैं कि ब्लड शुगर उसका 400 है, 500 है, और मरीज को पता नहीं रहता है कि हमको ब्लड शुगर था। कहने का मतलब ये साइलेंटली, जैसा कि डॉक्टर गुहा ने बताया, कि आपको घून के तरह शरीर को खत्म कर देता है। यानी कि सर से पांव तक कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिस पर इसका साइलेंटली प्रभाव नहीं है। जैसे कि आंख का अंधा हो जाना, हृदय रोग, डॉक्टर श्यामा बताए कि हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। किडनी फेल, अगर किडनी फेल की बात करें तो वर्ल्ड वाइड या हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा किडनी फेल का अगर एक कारण है तो वो डायबिटीज है। एम्पुटेशन, पैर जो कट रहा है लोगों का, बूढ़े लोगों का, ये क्योंकि डायबिटीज में हमारा नर्व न्यूरोपैथी होता है, मरीज को पता नहीं चलता और उसको चोट लगता है बार बार पैर में, और उसकी ब्लड वेसल्स में भी थिक प्लैक जमा हो जाता है, तो खून भी नहीं जाता है। तो तकरीबन कुछ दिन के बाद लगातार ठोकर लगने से उसके पैर में घाव होता है, जो हिल नहीं करता, और सर्जन उसका पैर काट देता है। तो इसमें जागरूक होने की जरूरत है। फिर मैं कहूंगा कि एक्सरसाइज, डाइट और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाएं, बिल्कुल उसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराएं और ड्रग्स एडवाइस लें, और निश्चित रूप से ये क्यूरेबल है, कहीं कोई बात नहीं। एक कॉलर है डॉक्टर अनिल, एक कॉलर है भागलपुर से, रविंद्र, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मैं एजेड हूँ अभी 73 जी। मुझे 90 मतलब कि 30 ईयर से उनको शुगर का पेशेंट है हम। हेलो जी, सवाल करें आप, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? पूछना चाहते हैं कि 30 ईयर्स हो रहा है हमको, 120 और 160, 70 के बीच में अभी रहता है जी शुगर जी जी। जब ज्यादा व्यायाम खेती करता हूँ तो नॉर्मल आ जाता है जी, लेकिन जैसे एक बैठ जाता हूँ, एक्सरसाइज तो मैं रेगुलर करता हूँ जी जी। तो इसमें हमको क्या चाहिए, तो क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं? डॉक्टर सवाल जवाब दे पाए आप तो? हेलो डॉक्टर सवाल जवाब दे पाएंगे? जी, हाँ, बिल्कुल। इन्होंने जो बताया ये खुद बता रहे हैं कि जब वो एक्सरसाइज नियमित करते हैं तो शुगर लेवल पे आ जाता है। तो इसी बात पे मैं जोर देना चाहता हूँ कि शुगर डायबिटीज़ की बीमारी भले कुछ महीनों की हो या 30-40 सालों की भी हो, जो हम लोग तब से बात कर रहे हैं वो बात वहीं स्टैंड करता है कि नियमित एक्सरसाइज का और डाइट कंट्रोल का रोल प्रथम सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत डाइट कंट्रोल करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद ही डायबिटीज़ में कोई दवा का स्थान आता है। तो अगर वो पुराना डायबिटीज़ भी हो 30 साल 40 साल पहले का भी, तब भी उनको नियमित आहार पर नियंत्रण रखना जरूरी है, नियमित एक्सरसाइज करना जरूरी है, और उसके बाद ही कहीं दवा का कोई स्थान है। इसलिए सबसे सर्वोच्च स्थान हम लोग अभी भी एक्सरसाइज का, डाइट कंट्रोल का ही देते हैं। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। आप तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सलाह दी हमारे दर्शकों को, उसका फायदा उन्हें मिलेगा, और अगर उसको फॉलो करेंगे तो डायबिटीज को वो कम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का। तो हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए